नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम बूंदी के बरड़ क्षेत्र में हुए किसान आंदोलन का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले किसान आंदोलन में हमने बिजोलिया के किसान आंदोलन का अध्ययन किया है। राजस्थान की बूंदी रियासत में बूंदी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से का क्षेत्र बरड़ कहलाता था। जो इसकी भौगोलिक स्थिति थी उसके कारण यह मेवाड़ रियासत के ऊपरमाल क्षेत्र जो बिजोलिया की जागीर में पड़ता था और जिसके किसान आंदोलन का अध्ययन हमने किया है के सन्निकट था। यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन करते समय हमने ये पढ़ा कि उस आंदोलन का नेतृत्व बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ नामक संस्था के द्वारा किया गया था, जिसने बिजोलिया में ऊपरवाल पंच बोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना की थी। इस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज के आर्थिक सहयोग से गांधी के निर्देशन में विजय सिंह पथिक की अध्यक्षता में की गई थी। इससे रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी जुड़े। बाद में इस संघ की शाखाएं जिन जिन क्षेत्रों में किसान आंदोलन चल रहे होते थे वहां पर स्थापित की जाती थी और नेतृत्व किसी स्थानीय व्यक्ति को दे दिया जाता था, जो अजमेर स्थित राजस्थान सेवा संघ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उस आंदोलन का नेतृत्व करता था। इस तरह से बिजोलिया किसान आंदोलन के शुरू होने के साथ ही राजस्थान सेवा संघ की शाखाएं भी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित हो गई थी। इनमें हाड़ौती का क्षेत्र था, मारवाड़ का क्षेत्र था, दक्षिणी राजस्थान के भील क्षेत्र थे। जैसा कि हमने बात की कि बरड़ का क्षेत्र बिजोलिया के नजदीक था। स्वाभाविक रूप से बिजोलिया के किसान आंदोलन ने ही बूंदी के किसान आंदोलन को भी प्रेरित किया, लेकिन बिजोलिया के किसानों की शिकायतें अपने जागीरदार के प्रति थी और बरड़ के किसानों की शिकायतें अपने शासक यानी बूंदी की सरकार से थी। वो क्या शिकायतें थी जिसके कारण उन्हें आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ा? शिकायतें यह थी कि बरड़ के किसान अपने प्रशासन की अक्षमता से परेशान थे। इस अक्षमता के कारण बूंदी के क्षेत्रों में चोरियां, लूट और डकैतियां होती थी। राज्य के अधिकारी और कार्मिकों में भयंकर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी प्रचलित थी, जिसका सीधा खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता था। इसके अलावा किसानों द्वारा अदा किए जाने वाले भू राजस्व की दर अधिक थी, लाग बागें बहुत अधिक थी, किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। किसानों के जो उत्पाद होते थे, जो उन्हें खेती या पशुपालन से प्राप्त होते थे, उन उत्पादों में से बहुत से उत्पाद उन्हें बेगार के बतौर मुफ्त में
राज्याधिकारियों को देने पड़ते थे, जो वहां पर स्थायी रूप से मौजूद होते थे या दौरे पर आते थे। इसके अलावा राज्य निजामत के थ्रू किसानों के उत्पादों की खरीद करवाता था और इस खरीद में उन्हें कम पैसा दिया जाता था और इस कम पैसे पर खरीदे हुए सामान को वो बाजार में कम पैसे पर बिक्री के लिए प्रस्तुत करके बाजार में कीमतों को कम रखना चाहते थे, लेकिन इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता था। नवीनतम बिंदु जो जुड़ा किसानों की समस्याओं में, वो वार टैक्स को लेकर था। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के उपरांत भूकर, लाग बाग और बेगार से दबे हुए किसानों पर युद्ध कर के रूप में एक नया कर आरोपित कर दिया गया। इस समय तक 1922 में जबकि बूंदी का बरड़ आंदोलन प्रारंभ हुआ, बिजोलिया का आंदोलन 1922 के समझौते के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित कर चुका था। फलस्वरूप बूंदी के किसान भी अपनी समस्याओं को सरकार को प्रेषित करने के लिए उत्प्रेरित हुए और उन्होंने अपनी एक मीटिंग का आयोजन किया। इस आंदोलन को हम पढ़ें, इससे पहले हम एक बात ध्यान में रखें जिससे हमें इस आंदोलन को समझने में सहूलियत होगी और इसका स्वरूप, इसके पीछे चलने वाले प्रेरक कारणों को भी की पृष्ठभूमि में अगर हम देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में भी सही था, भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था जिसकी कार्यप्रणाली महात्मा गांधी के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी या चरखे को अपनाना, नशा उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन, उपाधियों का बहिष्कार, कोर्ट्स का बहिष्कार, अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार, करों की अदायगी न करना आदि शामिल थे। इस असहयोग आंदोलन ने बरड़ क्षेत्र में चल रहे किसान आंदोलन को व्यापक तौर पर प्रभावित किया और इसमें स्थानीय समस्याओं का समाधान करने की इच्छा तो किसानों की थी ही, लेकिन अपने आंदोलन को चलाने में वे उन प्रवृत्तियों का प्रदर्शन भी कर रहे थे जो उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर असहयोग आंदोलन से जोड़ती थी। इसके फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से ही किसान आंदोलन का प्रसार होने वाला था, इसे प्रसिद्धि मिलने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ यह है बूंदी के राजा अथवा सरकार के लिए परेशानी का सबब भी था, क्योंकि इससे उनके प्रशासन की कमजोरियां, उनकी जनता की उनके प्रति शिकायतें अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित होने वाली थी, जिससे उनकी नकारात्मक छवि का संदेश पूरे भारत में जाने वाला था। दूसरा, इसे वह अपनी रियासत के अंदरूनी मामलों में बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप के रूप में भी देखते थे, जो उन्हें गवारा नहीं था। उनका मानना था कि अपनी रियासत के मामलों को सुलझाने में वे स्वयं सक्सेस हैं, किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप को वे सहन नहीं करेंगे। इस तरह से 1922 में
जबकि यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, किसानों ने अपनी एक बैठक में अपनी मांगों को एक रूप देकर सरकार के सामने प्रस्तुत करने का निर्णय किया। उसमें खादी को अपनाने, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने, शराब न पीने के प्रस्ताव भी पारित किए गए। इसके अलावा विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले अश्लील गीतों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। ये ऐसे प्रस्ताव थे जो या तो सामाजिक सुधार से संबंधित थे या राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे और इससे बरड़ के किसान आंदोलन के एक बड़े नजरिए, व्यापक दृष्टि का आभास हमें होता है। जब मीटिंग्स होने लगी और बढ़ने लगी और उसमें राज्य का विरोध करने वाले प्रस्ताव किसानों के द्वारा पारित किए जाने लगे, तब राज्य ने 1 मई 1922 को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अनुमति लिए बिना बैठकों का आयोजन करने पर पाबंदी लगा दी और पुनः सविनय अवज्ञा की भांति ही किसानों ने उस आदेश की अवहेलना कर दी और मीटिंग्स, बैठकें अनवरत रूप से चलती रही, जिनका उद्देश्य ऊपर लिखे उद्देश्यों के अलावा लाग बागों को न देना, जिन्हें वो अवांछित समझते थे, बेगार ना करना, जिसे भी वो अवांछित समझते थे, राज्य के न्यायालयों में अपने मुकदमों को न ले जाना, वरन अपनी मध्यस्थता वाली पंचायतों में जहां बातचीत करके मामलों का निपटारा किया जाना था, में ही अपने मुकदमों को, विवादों को पेश करना, राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वत बिल्कुल ना देना आदि निर्णय किए गए। इस तरह से अपने आगाज में यह आंदोलन काफी उग्र लगता था। इसलिए बूंदी की सरकार ने एक असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर को अपॉइंट किया और यह आश्वासन दिया कि बरड़ के किसानों की शिकायतों का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन बरड़ के किसान उस आश्वासन से राजी नहीं हो सके। इसलिए पुनः आंदोलन चलता रहा, किसानों की बैठकें होती रही, जिनमें राज्य के अधिकारियों का बहिष्कार किया जाता था। उन बैठकों में राज्य के अधिकारियों को प्रवेश करने नहीं दिया जाता था और मीटिंग्स सुचारू रूप से संचालित हो सके, अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले ही उन्हें राज्य अथवा जागीर के द्वारा भंग ना किया जा सके, इसके लिए मीटिंग के चारों तरफ महिलाएं, जिनके हाथों में लाठी होती थी, खड़ी कर दी जाती थी। मंतव्य यह होता था कि या तो राज्य महिलाओं पर आक्रमण नहीं करेगा, आक्रमण करेगा तो महिलाओं पर अत्याचार करने के दोष का भागी बनेगा, और अगर महिलाएं उनका सामना करेंगी तो वो अपने जुझारूपन के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगी, जिससे इस किसान आंदोलन को एक नई रोचकता, नया जुझारूपन मिलेगा। इस तरह से पूरी रणनीति के साथ यह आंदोलन चल रहा था। मीटिंग्स बराबर चल रही थी, जिसकी गंभीरता का अनुमान
उसके प्रस्तावों से बूंदी की सरकार को मिल रहा था। इसलिए बूंदी की काउंसिल ने अपने 2 सदस्यों आर.बी. मदन मोहन लाल और महाराजा हरिनाथ सिंह को नियुक्त किया किसानों के साथ बातचीत करके एक समझौते पर पहुंचने के लिए। लेकिन साथ ही सेना की टुकड़ियां, जिसमें घुड़सवार, बंदूकची, पैदल सैनिक और रिजर्व सैनिक भी थे, बराड़ के क्षेत्र में भेज दी गई। इस तरह शक्ति प्रदर्शन और समझौता दोनों के रास्ते बूंदी की सरकार ने अपनाए। बूंदी के बराड़ क्षेत्र में पंचायतें बना ली गई थी, जिनके अंतर्गत बैठकें हुआ करती थी। ये पंचायतें मुख्य रूप से डाबी, बराड़, बरुंधन, निमाना, गरडा आदि स्थानों पर थी। इन स्थानों पर स्थापित पंचायतों के माध्यम से किसान अपनी बैठकें लगातार कर रहे थे, बावजूद इसके कि बैठकों का करना गैर कानूनी घोषित किया हुआ था, और बावजूद इसके कि अब बरड़ के क्षेत्र में राज्य की सेना तैनात कर दी गई थी। इन किसानों ने राज्य के इन प्रतिनिधियों का बहिष्कार कर दिया, उनके साथ बातचीत करने, सहयोग करने से मना किया, और जो सामान की आपूर्ति उन्हें बरड़ के क्षेत्र में मौजूद होने के कारण बरड़ के निवासियों से प्राप्त होनी चाहिए थी, वो आपूर्ति भी उन्होंने बंद कर दी। इस प्रकार उन्होंने राज्य का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया। मीटिंग्स लगातार चलती रही, जिसे झेलना अधिक समय तक राज्य हानिकारक समझता था। इसलिए उसने ताकत के बल पर कानून व्यवस्था स्थापित करने की सोची। पहले किसानों को चेतावनी दी, कुछ मीटिंग्स को डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच जाते थे, किसान कार्यकर्ताओं को और राजस्थान सेवा संघ के और पंचायतों के नेताओं को गिरफ्तार कर लेते थे और इस तरह आंदोलन को दबाने की कोशिश की। इन गिरफ्तार किए हुए नेताओं को छुड़ाने के लिए गणेशपुरा नामक गांव में किसानों और इस सेना के बीच झड़प हुई, जिसमें किसान और खास तौर से महिलाएं बड़ी संख्या में घायल हुई। इन महिलाओं के घायल हो जाने के कारण प्रतिक्रियाएं आई। राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी और सत्य भगत को यहाँ पर परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए भेजा, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट, जिसमें लाग बाग और बेगार की अधिकताओं का उन्होंने उल्लेख किया, के अलावा बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार नामक एक छोटी पुस्तिका भी उन्होंने प्रकाशित की। गणेशपुरा गांव में हुई यह झड़प की घटना और फलस्वरूप महिलाओं के घायल होने की खबर राष्ट्रीय स्तर के अखबारों में प्रकाशित हुई, जिसके कारण राज्य को सुरक्षात्मक कदम उठाने पड़े और बूंदी के शासक ने बरड़ क्षेत्र के किसानों के लिए नई घोषणाएं की, जिसमें कुछ सहूलियतें किसानों को प्रदान की गई। ये सहूलियतें खास तौर से बेगार को लेकर थी, कुछ लाग बागों को खत्म करने के संबंध में थी, और यह थी कि भविष्य में निजामत के माध्यम से सामान न खरीदा जाकर राज्य स्वयं अपने विभागों के माध्यम से
बाजार से ही सामान खरीदेंगे, जिससे किसान अपने उत्पादों को बाजार में बेच सकेंगे और वहां पर उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य बाजार दर पर मिल सकेगा। इसके अलावा बूंदी के शासक ने घोषणा की कि वह वृहद स्तर पर जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति कर देगा, जो कि किसानों की समस्याओं का अध्ययन करेगा। लेकिन राजस्थान सेवा संघ के निर्देशानुसार बरड़ के किसानों ने बूंदी के महाराजा की इस घोषणा को अस्वीकार कर दिया। किसानों का आंदोलन पूरे जोश में चल रहा था और उनकी मीटिंगें बरड़ क्षेत्र के विविध क्षेत्रों में हो रही थी। लोईचा, मंडारी माताजी मंदिर, डाबी, गरडा और दूसरे स्थानों पर हुई अपनी मीटिंग्स में किसानों ने यह मांग सर्वप्रथम रखी कि राज्य के साथ बातचीत करना तभी संभव हो सकेगा जबकि सर्वप्रथम उनके गिरफ्तार किए गए साथियों और नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए किसानों ने किसी भी प्रकार के कर को न देने और सरकार और या उसके प्रतिनिधियों का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप स्थिति बहुत गंभीर हुई और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट ने इस क्षेत्र की बरड़ क्षेत्र की यात्रा की, किसानों के साथ बातचीत की। बूंदी के महाराजा को बाहरी अधिकारियों का सहयोग प्रदान करके बरड़ क्षेत्र के पुलिस और प्रशासन में सुधार करने का आश्वासन दिया, लेकिन बूंदी के किसान दृढ़ थे कि पहले उनके गिरफ्तार हुए साथियों और राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधियों को रिलीज किया जाए। आंदोलन बरड़ क्षेत्र से बाहर निकलकर खेराड़ क्षेत्र में भी चलने लगा और उसी रूप में चलने लगा, राज्य के प्रति असहयोग करते हुए जिस तरह से बराड़ का आंदोलन चल रहा था। आंदोलन का दिलचस्प पहलू यह भी था कि कुछ जागीरदार, माफीदार और साहूकार भी किसानों की मदद कर रहे थे, जिनको राज्य की तरफ से दंडित होना पड़ा, उन्हें सजाएं दी गई अथवा उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया गया। आंदोलन के चलते रहने के दौरान 2 अप्रैल 1923 को जबकि किसानों की मीटिंग डाबी नामक गांव में हो रही थी, पुलिस वहां पर पहुंची। उसने बैठक को तितर-बितर होने का आदेश दिया, लेकिन बैठक चलती रही। फलस्वरूप बैठक के ऊपर गोलीबारी की गई, जिसमें नानकजी भील और देवलाल गुर्जर नामक 2 व्यक्ति मारे गए। बहुत से किसान आहत हुए, बहुत सी महिलाएं घायल हुई। इस तरह बरड़ के किसान आंदोलन में डाबी की यह बैठक एक हत्याकांड में तब्दील हो गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में राज्य को पुनः झुकना पड़ा। राज्य ने इस विशेष घटना की जांच के लिए कमीशन नियुक्त किया, जिसका भी किसानों ने बहिष्कार कर दिया, क्योंकि वह इस घटना से संबंधित किसानों की कुछ मांगों को मानने के लिए, जैसे कि जो इसके लिए उत्तरदायी थे उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके सजा दी जाए, तथा दूसरी कुछ मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। फलस्वरूप इस नियुक्त किए गए कमीशन ने
अपनी तरफ से अपनी जांच पूरी की, अपनी एकतरफा रिपोर्ट राज्य को प्रस्तुत कर दी, जिसने इस मीटिंग में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा चलती हुई मीटिंग पर गोलीबारी करने को जायज ठहरा दिया। इस तरह से किसान आंदोलन चलता रहा। किसानों के साथी अब तक काफी संख्या में गिरफ्तार किए जा चुके थे। पंडित नैनूराम शर्मा को भी, जो कि बूंदी हड़ौती के निवासी थे और राजस्थान सेवा संघ के साथ यहाँ का तादात्म्य स्थापित कर रहे थे, को भी राज्य के प्रति विरोधी कार्यवाहियां करने के कारण गिरफ्तार करके 4 साल की सजा दी गई और यह निर्देशित किया गया कि रिलीज होने के बाद वह बूंदी की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेंगे। राजस्थान सेवा संघ से जुड़े हुए व्यक्तियों विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, सत्या भगत, अंजना देवी चौधरी को बूंदी की सीमाओं में प्रवेश करने के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इस तरह बूंदी की सरकार ने किसानों को गिरफ्तार करके, किसान नेताओं को गिरफ्तार करके तथा दूसरे नेताओं को, जिनको बाहरी समझा गया, को बूंदी के राज्य में प्रवेश करने से मना करके बरड़ क्षेत्र की परिस्थिति पर तो नियंत्रण पा लिया, लेकिन यह स्थायी समझौता तभी हो सकता था, स्थायी शांति तभी हो सकती थी जबकि किसानों की मांगों की तरफ बूंदी की सरकार ध्यान देती, जो कि उनके अपनी कृषिगत या कर से संबंधित समस्याओं को लेकर थी या बूंदी राज्य के प्रशासन को लेकर थी। इसलिए बूंदी की सरकार के स्तर पर बरड़ क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक अलग विभाग बना दिया गया, जिसकी निगरानी स्वयं महाराजा के द्वारा की जानी थी और महाराजा ने इस प्रशासन के माध्यम से किसानों के लिए उनके भूमि कर, लाग बाग, भेगार आदि से संबंधित सहूलियतों की घोषणा की। किसान यद्यपि इन घोषणाओं से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन राजस्थान सेवा संघ के नेताओं का बूंदी में प्रवेश प्रतिबंधित होने के कारण यह आंदोलन अब नेतृत्व से वंचित हो गया और नेतृत्व के अभाव में ठोस तरीके से आंदोलन का चलाना उनके लिए संभव नहीं रहा। फलस्वरूप धीरे धीरे करके किसानों ने उन घोषणाओं को स्वीकार कर लिया और आंदोलन शांति की तरफ चल पड़ा। फलस्वरूप किसानों के जो किसान और किसान नेता सरकार के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। इस प्रकार बरड़ के किसान आंदोलन जो 1922 में प्रारंभ हुआ था और 1922 और 23 के साल में वह काफी उग्र रूप से चलता रहा, अब मंद गति की तरफ जा रहा था। आंदोलन का उग्र रूप समाप्त होने के पश्चात किसानों के द्वारा अपनी समस्याओं के संबंध में महाराजा को अवगत कराने के लिए राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा का मुख्यालय कोटा में खोल दिया गया, जहां का कार्यभार पंडित नैनूराम शर्मा को संभाला गया। वो अपने प्रतिवेदनों के माध्यम से किसानों की समस्याओं को महाराजा को अवगत कराने वाले थे, क्योंकि किसान राज्य के द्वारा दी गई सहूलियतों से, जो कि लाग बाग और बेगार की कमी
तथा भू राजस्व की कमी से संबंधित थी, पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। अतः समय समय पर पंडित नैनूराम शर्मा ने अपने याचिकाओं के माध्यम से बूंदी की सरकार को बरड़ क्षेत्र के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन सरकार ने गौर नहीं किया। इस तरह से आंशिक रूप से सफल तथा आंशिक रूप से असफल यह आंदोलन आगे शांतिपूर्ण तरीकों से चलता रहा। इस तरह से 1922-23 के वर्षों में बरड़ के किसानों ने किसान आंदोलन किया, जो राजस्थान सेवा संघ के नेतृत्व में हुआ तथा इसने करों तथा बेगार के संबंध में कुछ सहूलियतें अवश्य प्राप्त की। साथ ही यह राज्य के प्रशासन को सुसंगठित बनाने में भी कारगर साबित हुआ, क्योंकि बरड़ के किसानों की मांग के कारण ही बरड़ के प्रशासन के लिए बूंदी की केंद्रीय सरकार में एक अलग विभाग स्थापित किया गया। इस तरह से आंदोलन ने सफलताएं प्राप्त की, हालांकि अपनी समस्त मांगों को मनवाने में वह सफल नहीं हुआ। आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं के द्वारा इस आंदोलन में ली गई भूमिका थी, जबकि वो मीटिंगों की सुरक्षा करने के लिए हाथों में लाठियां लेकर मीटिंग्स को घेर लेती थी और राज्य की पुलिस और सेना का सामना करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर देती थी और अनेक झड़पों में वो बुरी तरह घायल भी हुई। इस तरह राजस्थान के सामंतवादी प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं का संघर्ष अपने पुरुष साथियों के साथ अपनी मांगों को लेकर बहुत ही उत्कृष्ट रूप में मुखर हुआ, जिसे हमने बरड़ के किसान आंदोलन में देखा। बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन भी बिजोलिया के किसान आंदोलन की भांति ही प्रसिद्ध हुआ और कुछ आंशिक सफलताएं प्राप्त करते हुए यह क्रमशः समाप्ति को प्राप्त हो गया। धन्यवाद।